नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है न्यूटन का नियम। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी नवविवाहिता पुत्री चंद्रा जब पहली बार अपने ससुराल में कुछ दिन बिताकर लौटी तो अपनी सास की प्रशंसा करते नहीं थकती थी। उसकी जिन जिन सहेलियों को अपनी अपनी सासों से शिकायत थी उनके बारे में वह कहती, नीता और गुड्डो की सासों को तो मेरी सास से मिलवाना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि सास क्या होती है। लेकिन दूसरी बार जब चंद्रा कुछ अधिक दिन बिताकर ससुराल से लौटी तो प्रशंसा का स्थान निंदा ने ले लिया था। मैं आहत से हुई, सोचने लगी कि इसकी सास अपर्णा जी ऊपर से तो बड़ी भली लगती है, पर इसकी बातों से तो लगता है कि अंदर से वे महा खोटी है। मैं कुछ पूछूं या ना पूछूं, बिटिया दिन भर उनकी शिकायतें करती रहती। कभी कभी मुझे लगता चंद्रा कुछ ज्यादा ही बोल रही है। एक दिन वो बोली, मैं तो वहां भरपेट खाना भी नहीं खाती माँ। क्यों? क्या वहां तुम्हें खाने से भी कोई रोकता है? तुमने तो पहले बतलाया था कि वहां खाने की मेज पर तुम सब लोग अपने हाथ से अपने मन का लेकर खाते हो। मन का कुछ बने तब न कोई मन का खाए माँ। मेरी पसंद का कुछ रहता ही नहीं। तो बात बात में तुम बता दिया करो कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं अच्छा लगता। वैसे घर परिवार में सबकी पसंद का रोज रोज तो खाना नहीं बन सकता। कभी किसी के पसंद का रहता है तो कभी किसी की पसंद का। इसलिए औरों की पसंद की चीजें भी खाना सीखो। मेरी बात सुनकर चंद्रा बिगड़ गई। तुम भी उन्हीं की तरह बोलने लगी। जो चीज नहीं भाए उसे कैसे खाए आदमी। केवल खाने की बात नहीं, किसी न किसी बात को लेकर मेरी बिटिया रानी दिन भर सास की बुराई ही करती रहती। एक दिन मैंने पूछा, पहले पल क्या हुआ था? तुम्हें उनकी बात पहली बार कब चुभी थी? तो वो ठंडी सांस भर के बोली, क्या बताऊं माँ, पहल की बात, उनका तो रोज रोज ही यही हाल रहता है। बात बात में मेरी तुलना मेरी ननद से करती है। शांभवी तो ये काम ऐसे करती है, शांभवी तो ये काम वैसे करती है। या फिर अपना उदाहरण देती रहती है कि ये काम मैं ऐसे करती हूँ, वो काम मैं ऐसे करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे वो माँ बेटी ही सब कुछ जानती है। मैं तो जैसे कुछ जानती नहीं। कौन सा काम? क्या बताऊं? यदि मुझसे दाल में पानी कम या ज्यादा हो जाता है तो बड़ी मिठास से कहती है कि चंद्रा बिटिया, दाल में पानी नाप कर दिया करो, तब कमो बेशी नहीं होगी। मैं और शांभवी तो हमेशा नाप कर ही पानी देते हैं। अच्छा माँ बतलाओ, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर कभी पानी ज्यादा हो जाता है तो दाल बनने के बाद मैं ऊपर ऊपर का कुछ पानी निकाल कर फेंक देती हूँ, तो दाल गाढ़ी लगती है। और अगर दाल गाढ़ी लगती है तो थोड़ा पानी और डाल देती हूँ। मैंने धीरे से कहा, लेकिन बेटी, ऊपर से अगर पानी डालते हैं तो दाल का स्वाद चला जाता है। और हाँ, यदि गलती से दाल अधिक देर तक चढ़ी रह गई और गाढ़ी हो गई तब तो ऊपर से थोड़ा पानी डालना पड़ता है। लेकिन ये भी है कि कभी कभी किसी के घर में गाढ़ी दाल भी खाई जाती है और किसी के घर में लोग थोड़ी पतली दाल पसंद करते हैं। तुम्हारी सास ठीक ही तो कहती है। आखिर दाल के अनुसार नाप देकर पानी देने में हर्जाई क्या है? क्योंकि जब पकी हुई दाल का ऊपर ऊपर का पानी तुम फेंक देती हो तो उसमें के सारे पौष्टिक तत्व भी उस पानी के साथ निकल जाते हैं। तुम्हारी सास गलत तो नहीं कहती। मेरी बात सुनते ही चंद्रा बिगड़ गई। गुस्से में भरकर बोली, तुम्हें तो माँ उन्हीं की बात ठीक लगती है, तुम तो उन्हीं का पक्ष लिए जा रहे हो। कहकर चंद्रा ने रोना ही शुरू कर दिया। मुझे लगा कि चंद्रा राई का पर्वत बना रही है, बात का बतंगड़। पर ससुराल से आई बिटिया को रुलाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं उसे खुश करने के लिए उसी की बात में हाँ मिलाने लगी। लेकिन जब भी ऐसी कोई बात सुनती तो मुझे लगता कि ये तिल का ताड़ ही बनाती है। फिर भी चुपचाप सुनते रहने की कोशिश करती। एक दिन उसने कहा, जानती हो माँ, मेरी सास दूध की सारी मलाई निकाल कर जमा कर लेती है। हाँ तो मलाई खाना तो ठीक नहीं होता, उससे तो वजन ही बढ़ता है। इसीलिए तो हम यहाँ बिना मलाई वाला दूध खरीदते हैं। पर सुनो तो माँ, कुछ मलाई इकट्ठी हो जाने पर वे उसे आंच पर चढ़ाकर उसका घी बना लेती और फिर उस घी को दाल छोंकने के काम में लाती। तो इसमें क्या गलत है? ठीक ही तो है। उतना घी तो खाना भी चाहिए। चंद्रा के चेहरे पर एक बार फिर पराजय मिश्रित क्रोध का भाव आ गया। फिर अपने को कुछ संयत करके बोली, माँ तुम उन्हें नहीं जानती, वे खाना बनाते बनाते उसे झूठा भी कर देती है। मतलब? वहां मेरी ससुराल में शाम के नाश्ते में अक्सर गरम पकौड़ियाँ बनती है। क्या तुम बनाती हो?
नहीं नहीं, मेरी सास ही बनाती है। पर बनाते बनाते सबको देते देते बीच में कुछ पकौड़ियाँ तोड़कर ठंडी कर लेती है, और जब कढ़ाई में दूसरी पकौड़ियाँ सेकती रहती है तब वे उन तोड़ी हुई ठंडी की हुई पकौड़ियों को मुंह में उछाल उछाल कर डालती है और चबाती खाती रहती है। बेटा, मुंह से हाथ सटाकर खाने से हाथ जूठा होता है, और उस जूठे हाथ से छूने से कोई चीज जूठी होती है। उछाल उछाल कर खाने से न तो हाथ ही जूठा हुआ और न ही सारी पकौड़ियाँ। जब तक वह रही तब तक शिकायतों का सिलसिला चलता रहा, शिकायतों का पुलिंदा खुलता ही रहा, और मैं उसे समझाने की कोशिश में लगी रही। दामाद श्रीकांत जी एमबीए हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलने के कारण वे पिता के व्यवसाय में ही सहयोग कर रहे थे। अभी हाल में उन्हें कलकत्ता में एक अच्छी नौकरी मिल गई। उन्होंने वहां एक किराए का घर भी खोज लिया। चंद्रा को भी वहीं ले गए। जल्द ही चंद्रा के देवर की शादी तय हो गई। शादी में अपर्णा जी ने हम लोगों से आने का आग्रह विशेष रूप से किया। उधर चंद्रा और दामाद जी का भी अनुरोध था। हम चले गए। शादी के घर में चंद्रा ने अपनी कर्मठता का खूब परिचय दिया। अपर्णा जी भी मौका मिलने पर चंद्रा की बड़ी तारीफ कर देती। बचपन से ही उसमें ये गुण था कि जो काम सीखती, चाहे वह खाना बनाना हो या बुनाई कढ़ाई, पूरी लगन से सीखती और फिर उसे सही ढंग से करने का प्रयास भी करती। अपर्णा जी कहती, कपड़ों गहनों में भी चंद्रा की पसंद कितनी अच्छी है। छोटी बहू को देने के लिए सारे गहने कपड़े इसी की पसंद से लाए हैं हम। अपनी प्रशंसा सुनकर बिटिया रानी एक बार तो खुश हो जाती, पर फिर सास की कोई न कोई शिकायत कान में कह जाती। खैर, विवाह अच्छी तरह संपन्न हो गया। सारे मेहमान चले गए, पर अपर्णा जी ने हमें 2 दिन और रोक लिया। एक दिन मैंने देखा, चंद्रा नई बहू के पास बैठी सासू माँ के विरुद्ध उसके कान भर रही है। बिटिया के डर से उसके सामने तो मैं कुछ बोल नहीं पाई, पर वह उठकर चली गई तो मैं उसकी देवरानी सुष्मिता के पास बैठ गई और कहा, देखो बिटिया, तुम्हारी सास एक अच्छी महिला है। तुम किसी और की बातों में मत आना। जब उनके साथ रहोगी तो खुद ही उन्हें समझ जाओगी, और तुम खुद ही उन्हें परखना। नई बहू सुष्मिता मेरी तरफ अचरज से देख रही थी कि मैं बड़ी बहू की माँ होकर भी बेटी के विरुद्ध उसे समझा रही हूँ। चंद्रा और श्रीकांत जी का 2 दिनों के बाद कलकत्ता लौटना था। उनके लौटने से पहले मैंने समधन जी से कहा, चंद्रा में अभी भी थोड़ा बचपना है, आप उसकी बातों पर ध्यान मत दिया कीजिए। वे हंसती हुई बोली, वो जैसी भी है अब मेरी बेटी है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मुझे लगा जैसे मेरे मन पर से कोई भारी बोझ उतर गया है। फिर सोचा, चंद्रा तो कलकत्ता जा रही है और उसकी सास यहाँ रहेंगी। धीरे धीरे संबंध खुद ब खुद सुधर जाएंगे। दिन बीत रहे थे। बिटिया ने कोलकाता से फोन किया, पापा के साथ आओ ना माँ मेरा घर देखने। मैंने कहा, अभी तेरे पापा को दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलेगी, हम फिर कभी आएंगे। पहले तुम अपने सास ससुर को तो बुला लो घर देखने के लिए, नई गृहस्थी देखेंगी वे। अब तो वहां का घर संभालने में तुम्हारी देवरानी भी आ गई है। नहीं माँ, वे आएंगी तो मेरी गृहस्थी में 100 तरह के नुक्स निकालेंगी। मैं नहीं बुलाऊंगी उन्हें। अरे बिटिया, कैसी बात कर रही हो? वे आखिर तुम्हारे पति की माँ है, और तुम्हारे घर में पहला स्थान उनका भी है। माँ, तुम नहीं जानती कैसे पाला है उन्होंने इनको। तुम्हें पता है, वे इन्हें बासी रोटियों का नाश्ता कराकर स्कूल भेजती थी। अरे पगली, बासी रोटियों का नाश्ता करने में क्या बुराई है? राजस्थानी घरों में बासी रोटियों का नाश्ता ही किया जाता है। बचपन में हम भाई बहन भी बासी रोटियों का नाश्ता करके स्कूल जाते थे। सच कहूँ तो मुझे तो अभी भी बासी रोटियां खूब अच्छी लगती है, पर तुम्हारे पापा बासी रोटियां नहीं खाना चाहते, इसीलिए यहाँ नाश्ते में ताज़ा रोटियां बना लेती हूँ। एक यही बात नहीं है माँ, और भी बहुत सारी बातें हैं। फोन पर क्या क्या बतलाऊं? सुनो चंद्रा, कोई भी माँ बाप अपनी संतान को अपने जमाने के चलन और अपनी सामर्थ्य के अनुसार बेहतर से बेहतर ढंग से पालना चाहते हैं। तुम फिर उन्हीं का पक्ष लेने लगी माँ। अच्छा, बाद में मिलने पर सुनूंगी और सब। अभी फोन रखती हूँ। श्रीकांत जी के आने का समय हो रहा है, तुम भी चाय नाश्ते की तैयारी करो, कहकर मैंने फोन रख दिया। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे समझाऊं अपनी इस नादान बिटिया को। जमाई जी भी ऐसी बातें क्यों बताते हैं इस नासमझ लड़की को। कुछ दिनों के बाद आखिर अपर्णा जी अपने बेटी बहू के घर गई। जितने दिन वे वहां रही, शिकायतों का सिलसिला थमा रहा। सासू जी वापस गई, तब चंद्रा और श्रीकांत जी भी उनके साथ गए, क्योंकि वहां एक चचेरे देवर का विवाह था। उसके बाद जब चंद्रा लौटी तो फिर उसकी शिकायतों का सिलसिला शुरू हो गया। एक दिन कहने लगी, माँ तुम्हें पता है, मेरी सासू जी मेरी देवरानी को कितना दबा कर रखती हैं। मैं चौंक गई।
लेकिन वे तो फोन पर तुम्हारी और तुम्हारी देवरानी की हमेशा तारीफ ही करती रहती हैं। तारीफ कर कर के ही तो उस बेचारी का सारा तेल निकाल लेती हैं। देखो बिटिया, गृहस्थी के काम तो सभी घर में रहते हैं। तुम्हारी दो जनों की गृहस्थी में भी काम तो होंगे ही। वो चिढ़ गई। उन्हें प्यारी भी तो वही लगती है। असल में जो पास रहता है ना, वो ही प्यारा भी लगता है। दूर वाला तो मन से भी दूर हो जाता है। क्या कह रही है चंद्रा? माँ बाप के लिए तो उनके सभी बच्चे बराबर होते हैं। वैसे मुझे तो ये लगता है कि दूर रहने वालों की याद माँ बाप को अधिक सताती है। अच्छा छोड़ो ये सब, वो बोली। अब बतलाओ, तुम लोग यहाँ कब आ रहे हो? तुम्हारे पापा से बात करती हूँ, फिर बताऊंगी। आखिर हमने चंद्रा के यहाँ जाने का कार्यक्रम बना ही लिया। वहां जाकर 4-5 दिन तक तो ठीक ठाक गुजरे। उसके बाद देखा कि वह हमेशा श्रीकांत जी पर रौब जमाती रहती। जब तब मुंह फुलाकर बैठ जाती। वे बेचारे खुशामद करते आगे पीछे घूमते रहते। उसके झगड़े की मुख्य वजह होती थी कि वे दफ्तर से लौटते समय उसका बताया सामान लाना क्यों भूल गए, या देर से क्यों आए, अथवा अमुक काम उसके मन मुताबिक क्यों नहीं किया। हम लोग बराबर उसे समझाने की कोशिश करते कि नौकरी वाले को तो काम अधिक होने की वजह से देर हो ही जाती है। इसमें उनका भला क्या दोष? घर आने की हड़बड़ी में कभी कभी बाजार का भी कोई काम छूट सकता है। इस बात के लिए इतना गुस्सा करना भी ठीक नहीं। लेकिन श्रीकांत अपने भुलक्कड़ स्वभाव से मजबूर थे, तो वो अपने गुस्सेल स्वभाव से। एक दिन मैंने उसे समझाना चाहा, तो वह बिगड़ कर बोली, अब तुम भी मेरी सास की तरह बातें करने लगी। वे हम दोनों के बीच में पड़ती है तो मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता है। जैसे मैं तुम्हारी माँ हूँ, वैसे ही वे दामाद जी की माँ है। बच्चों को आपस में लड़ते झगड़ते देखकर माँ बाप को तकलीफ तो होती है बेटा। फिर इस झगड़े का तुम दोनों के स्वास्थ्य पर भी तो बुरा असर पड़ सकता है कि नहीं? इसलिए समझाना हमारा फर्ज है। बाकी तुम जानो। मेरी इस बात का चंद्रा पर कुछ प्रभाव तो पड़ा। अब वह जमाई जी पर कम ही नाराज होती है, पर सास की बुराई का सिलसिला अभी नहीं टूटा। श्रीकांत जी के सामने भी वो उनकी माँ की निंदा करती। जब अपने बारे में कहने को अधिक नहीं बचता, तो अपनी देवरानी को माध्यम बनाकर वह सास में खोट निकालती रहती। एक दिन बोली, उस बेचारी को तो सबके खाने के बाद अंत में बचा खुचा खाना मिलता है। मैंने सोचा इसकी हर बात तो झूठ नहीं हो सकती। मैं इसकी सास से मिली ही कितना हूँ जो उन्हें पूरी तरह से जान सकूं। आखिर हमारी छुट्टियां पूरी हुई और हम दोनों अपने घर लौट आए। कुछ ही दिनों के बाद सूचना मिली कि बिटिया की सास अपर्णा जी बीमार हैं। चंद्रा और श्रीकांत जी उन्हें देखने गए थे। हमारा कार्यक्रम देर से बना, इसलिए जब हम पहुंचे तब तक चंद्रा और दामाद जी वापस जा चुके थे। अपर्णा जी की तबीयत भी कुछ सुधर गई थी, पर कमजोरी काफी थी और डॉक्टर ने अभी उन्हें कुछ दिन आराम और करने की सलाह दी थी। मैंने गौर किया कि चंद्रा की देवरानी जितनी हंसमुख है, उतनी ही कर्मठ भी। वह बड़े मन से अपनी सास अपर्णा जी की सेवा में लगी रहती है। मैंने यह भी देखा कि वह खाना सबसे आखिर में खाती है। सास बिस्तर पर पड़ी पड़ी उसे पहले खाने के लिए कहती रहती है। एक दिन मैंने भी टोका, सुष्मिता बेटी, तुम भी सबके साथ खा लिया करो ना। रोज रोज देर तक भूखे रहना ठीक थोड़ी है। वो हंसती हुई बोली, बच्चे स्कूल से देर से आते हैं, इसलिए उन्हें खिलाए बिना मुझसे खाया ही नहीं जाता। कभी ज्यादा भूख लग जाए तो उनसे पहले खाने बैठ जाऊं, तो खाने का कौर मेरे गले से नीचे नहीं उतरता। हाँ, माँ का मन तो कुछ ऐसा ही होता है। मैंने कहा, बच्चे खाने में देर भी बहुत लगाते। दोनों ही छोटे थे और उन्हें बहला फुसलाकर खिलाने में काफी समय लग जाता था। बिटिया रानी को यह सब बतलाती तो वह कहती, अरे तुम नहीं जानती मेरी सास का असली रूप। उनके डर से ही तो वो बेचारी दिन रात भूखी प्यासी लगी रहती और सबसे आखिर में खाती। बहुओं के प्रति उसकी सास के निश्चल स्नेह में मुझे तो कोई बनावट नजर नहीं आई थी। लेकिन मेरी बिटिया रानी को कौन समझाए? वो तो अपने पति श्रीकांत जी के कान में भी उनकी माँ के विरुद्ध झूठी सच्ची बातें भरती रहती। नमक मिर्च लगाकर कही गई उस झूठी बातों का धीरे धीरे दामाद जी यकीन भी करने लग गए थे। चंद्रा के घर में जमाई जी और बच्चे सुबह के गए शाम को ही घर लौटते थे। चंद्रा अकेली घर पर उबती रहती थी। एक दिन मैंने उससे कहा, तुम भी कहीं कोई काम क्यों नहीं खोज लेती? इससे वक्त तो अच्छा कटेगा ही, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई भी काम में आ जाएगी। मेरी बात चंद्रा को जच गई। वह अखबारों में विज्ञापन देखकर नौकरी के लिए आवेदन करने लग गई। संयोगवश उसे उसकी योग्यता के अनुरूप नौकरी मिल भी गई। अब वह व्यस्त हो गई। चुगली चर्चा का वक्त उसे कम ही मिलता था अब।
अपने पति और सभी से उसकी बकने लगी। निंदा के बदले उनकी प्रशंसा ही करती कि वे घर के कामों में भी उसकी मदद करते हैं, क्योंकि सुबह दोनों को लगभग साथ ही निकलना होता है। मुझे लगा अब उसका सास शिकायतनामा भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। इस बार बड़े दिनों के बाद छुट्टियों में वह ससुराल जाकर लौटी। अब शिकायत का उसे एक नया सूत्र मिल गया था। फोन उठाते ही बोले, जानती हो मम्मी, मेरी देवरानी भी पढ़ी लिखी है, चाहे तो वो भी घर से बाहर निकलकर कहीं कोई काम कर सकती है, पर उसे कोई घर से बाहर कुछ नहीं करने देता। वो बाहर जाएगी तो मम्मी जी की गृहस्थी का बोझ भला कौन ढोएगा। मैंने हाँ हूँ करके फोन रख दिया। सोचा अब तो उस गृहस्थी में देवर देवरानी के बच्चों का ही अधिक काम रहता है, जिसमें अपर्णा जी भी दिन भर छोटी बहू के साथ घर में कामों में लगी रहती है। चंद्रा के ससुर जी बच्चों का होमवर्क ही नहीं करवाते, बल्कि उन्हें स्कूल बस तक पहुंचाने और वापस लाने का काम भी वही करते हैं। साथ ही सब्जी राशन आदि लाने का भारी काम भी तो वे कर ही दिया करते हैं। लेकिन मेरी बिटिया रानी कहाँ कुछ समझने के लिए तैयार थी। अचानक मेरे पति का तबादला चंद्रा के ससुराल के शहर में हो गया। अब तो उनके घर आना जाना लगा ही रहता। एक दिन मैंने सुष्मिता से पूछ लिया, तुम भी तो पढ़ी लिखी हो बेटी, क्या तुम्हारा घर से बाहर जाकर कोई काम करने का मन नहीं करता। सुष्मिता हंसी, मौसी जी अभी तो मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, नौकरी करने से ज्यादा जरूरी है उनकी देखभाल करना। फिर अभी इन्हें जितना वेतन मिल रहा है वो काफी है, उससे अधिक की तो अभी दरकार भी नहीं है। और फिर शाम को ये अपनी छुट्टी के बाद पापा जी के बिजनेस में भी उनकी मदद करते हैं। बच्चों को तो एकदम समय नहीं दे पाते हैं। मैं भी यदि नौकरी में व्यस्त हो जाऊं तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। वैसे तो माँ जी भी मुझसे कहती रहती है कि यदि मेरा भी नौकरी करने का मन है तो मैं भी कर सकती हूँ, वे घर और बच्चों को संभाल लेंगी। पर सच कहूँ मौसी जी, अभी तो घर से बाहर कुछ करने का मेरा खुद का जरा भी मन नहीं। हाँ, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब अगर मन होगा तो देखा जाएगा। चंद्रा को मैंने सुष्मिता की ये बातें बतलाई तो वो कुछ मानने को तैयार ही नहीं हुई, बस अपना ही राग अलापती रही। वो तो बस अपनी सास के पीछे ही पड़ी हुई थी, अपने पति के कान भी उनकी माँ के विरुद्ध भरने में लगी हुई थी। धीरे धीरे उसे कामयाबी मिल भी गई। श्रीकांत जी उसकी झूठी बातों को भी सच्ची समझने लगे थे और इस संबंध में अपनी माँ से भी सवाल जवाब करने लगे। चंद्रा की बात पर विश्वास करके वे यह समझने लगे कि उनकी माँ बहुओं पर जुल्म ढाया करती है। बिटिया के फोन से मुझे सारी खबरें मिलती रहती थी, पर मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती थी। अपर्णा जी के पेट में दर्द रहता था। जांच के लिए वे अपने पति के साथ कलकत्ता गई। डॉक्टर ने पेट दर्द का कारण बतलाया, पेट में वायु या गैस का बनना। उन्हें कुछ दवा देने के साथ यह निर्देश भी दिया गया कि वे भूखी न रहे और सुबह का नाश्ता जितनी जल्दी हो सके कर लिया करें। उनकी बात मानकर उन्होंने दूसरे दिन जल्दी नाश्ता कर लिया तो ठीक रही। ये सब उन्होंने मुझे फोन पर बताया। पोते पोते की जिद के कारण उन्हें वहां कुछ दिन रुकना पड़ा। वे घर के काम में भी चंद्रा की मदद करती रहती। जो भी विशेष व्यंजन उन्हें बनाने आते थे वे उन्हें बनाकर सबको खिलाना भी चाहती थी। एक दिन उन्हें याद आया कि बेटे श्रीकांत को कटहल की सब्जी बचपन से ही बहुत पसंद है। कटहल का मौसम खत्म होने को था, पर दिनेश जी कहीं से कटहल खोज ही लाए। अपर्णा जी ने बड़े मनोयोग से कटहल काटा और सब्जी बना ली। अपने पति को टिफिन देने का काम चंद्रा स्वयं ही करना चाहती थी। एक दो बार माँ ने बेटे के लिए टिफिन तैयार कर दिया तो चंद्रा नाराज सी लगी, अतः इस काम से अपर्णा जी दूर ही रहती थी। उस दिन जब चंद्रा टिफिन तैयार कर रही थी तब अपर्णा जी ने पास जाकर कहा, श्रीकांत को कटहल की सब्जी बचपन से बहुत पसंद है, उसे टिफिन में दे देना। पहले की सब्जी भी तो फ्रिज में रखी है, पहले उसे खत्म होने दीजिए, चंद्रा बोली। और उसने श्रीकांत के टिफिन में पहले वाली बासी सब्जी डाल दी। अपर्णा जी ने सोचा, ठीक ही तो कह रही है, पहले की बनी सब्जी पहले खत्म होनी चाहिए। कटहल की सब्जी शाम को खा लेगा, इसमें क्या हर्ज है। शाम को चंद्रा ने दफ्तर से लौटकर कुछ और सब्जियां बना ली और श्रीकांत को वही परोसी। बाद में उसने कटहल की सब्जी औरों की थालियों में डाली, पर श्रीकांत को नहीं दी। रोटियां बनाती हुई अपर्णा जी सब कुछ देख रही थी, पर बोली कुछ नहीं। उन्होंने सोचा, कल टिफिन में दे देगी, इसमें क्या है। दूसरे दिन अपर्णा जी जब रसोई में आई तब तक श्रीकांत का टिफिन भरा जा चुका था। उन्होंने दिनेश जी के लिए नाश्ता लगाने के लिए फ्रिज खोला तो देखा रात वाली सब्जी समाप्त है और कटहल की सब्जी उतनी के उतनी फ्रिज में रखी हुई है। उन्होंने सोचा, हड़बड़ी में शायद बहू श्रीकांत को कटहल की सब्जी देना भूल गई हो।
कोई बात नहीं, वे सब्जी बदल देंगी। उन्होंने डब्बा खोला ही था कि चंद्रा आ गई और जोर से चिल्लाई, ये आप क्या कर रही हैं मम्मी जी? क्या मेरी जासूसी कर रही है? क्या मैं आपके बेटे को अच्छा खाना नहीं देती? आप सब्जी बदलने की कोशिश कर रही हैं? यह कहकर चंद्रा जोर जोर से रोने लगी। शोर सुनकर श्रीकांत वहां आ खड़ा हुआ। चंद्रा ने टिफिन दे तो दिया था, फिर तुम उसे खोल कर क्या देख रही हो माँ? वो मेरी पत्नी है, कोई मेरी दुश्मन नहीं जो मुझे खराब खाना देगी। अपर्णा जी हैरान सी खड़ी थी। वे किससे क्या कहें? इतना तो वे समझ चुकी थी कि बहू को ईर्ष्या रूपी नागिन ने डस लिया है। उसे डर लग रहा है कि बेटे के प्रति माँ के स्नेह में बढ़ोतरी ना हो जाए, इसीलिए उसने श्रीकांत के कान भी माँ के विरुद्ध भर दिए हैं। तभी तो वह माँ से इस लहजे में बात कर रहा है, वरना पहले तो कभी ऐसी बात नहीं करता था। आधे झूठ की चाशनी में डुबोकर चंद्रा ने मुझे यह वाकया सुनाया, तो भी सच मेरे सामने आ गया। मैंने सोचा अगर चंद्रा की सास शुद्ध सोने की बनी होती तो भी मेरी बेटी उनमें कोई न कोई खोट जरूर निकाल ही देती। अब युग उलट गया है। महान वैज्ञानिक न्यूटन ने सच ही कहा था कि हर क्रिया की समान और विरोधी प्रतिक्रिया हुआ करती है। पहले बहुओं को उनकी सास दबा कर रखती थी, अब बहुएं वही काम अपनी सास के साथ करना चाहती है। पहले माँ करती थी कन्यादान, अब चाहे अनचाहे करना होता है उसे पुत्रदान। कल बेटी पराया धन थी और आज बेटा पराया धन है। मित्रों, अभी आज सुन रहे थे कहानी न्यूटन का नियम। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आपकी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा ज़रूर कि आपको कहानी कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।